नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह, जिला पदाधिकारी गाजियाबाद। आप सभी लोगों का सुनील सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन एवं सामाजिक विशेषताएं। यह टॉपिक यूपीएससी के प्री और मेंस दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यूपीपीसीएस प्री में भी यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे। थोड़ा कंसेप्चुअल है, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अब देखिएगा फैक्ट भी जी, जहाँ जहाँ हम फैक्ट को भी बीच बीच में डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन एवं सामाजिक विशेषताएं। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक पक्ष। इसमें हम लोग उसका व्यापार, वाणिज्य, आयात निर्यात, परिवहन, अब इसके अलावा व्यापार के साधन, हम सब कई चीज़ों को देखेंगे। इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के पतन और उनके कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन एवं सामाजिक विशेषताएं। तो देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का, देखिए हड़प्पा सभ्यता में आज के इस वीडियो में दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक व धार्मिक विशेषताएं। यूपीएससी में इस पक्ष से लगातार सवाल पूछा जा रहा है। यूपीएससी के प्री में भी पूछा जा रहा है और मेंस में पूछा जाएगा और यूपीपीसीएस में तो पूछा ही जा रहा है। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। तो आइए एक एक चीज़ को उठाते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो देखिए भाई, नगर नियोजन, पहले हम ये समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में दो तीन शब्द हैं, इनको क्लियर कर लें। हड़प्पा सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक काल का द्योतक है। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास पढ़ने या इतिहास समझने का एक ऐसा कालखंड है जिसमें लिखित स्रोत तो होते हैं, यानी लिपि का ज्ञान तो होता है, परंतु लिखित स्रोत अनुपलब्ध होने के कारण या लिपि के पढ़े न जाने के कारण हम लिखित स्रोत का उपयोग नहीं कर पाते हैं और केवल पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में पूरी हड़प्पा सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक काल को रिप्रेजेंट करती है। ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने शुरू में बताया था पहले क्लास में। दूसरा ये है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। आप जानते हैं सबसे पहली बार उपयोग करने वाली धातु तांबा थी, और जब हम तांबा में कांसा मिला देते हैं, टिन मिला देते हैं, तो उससे तांबा की तुलना में एक मजबूत धातु कांसा का निर्माण होता है। तो इस हड़प्पा सभ्यता में कांसे का उपयोग ज़्यादा हुआ। ये हड़प्पा सभ्यता, और इसकी जो तीसरी विशेषता के रूप में हम लोग अभी देख रहे हैं, ये विशेषताएं बहुत हैं, अभी तो मैं इसलिए इस टॉपिक पे आना, इसलिए हम लिंक करने जा रहे हैं। तीसरा है, इसको हम लोग प्रथम नगरीकरण का काल कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अभी हम द्वितीय नगरीकरण देखेंगे तो गंगा घाटी में आएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब 16 महाजनपदों का उदय होता है, उसको हम लोग द्वितीय नगरीकरण के काल के रूप में जानते हैं। तो प्रथम नगरीकरण मतलब पहली बार नगरीकरण। अगर हम वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में नगर की परिभाषाएं कुछ दूसरी है। ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर जनसंख्या 5000 के अधिक हो, गैर कृषि कार्यों में जो लोग हों वो 75% से अधिक लगे हों, तो ये सब आज की आधुनिक विशेषता है। तो उस आज के अगर हम कंपेयर में देखेंगे तो उस समय उस ढंग से नहीं देखेंगे, परंतु अगर देखा जाए तो उस दौर में हड़प्पा सभ्यता एक नगर को रिप्रेजेंट करती थी, एक नगरीय व्यवस्थाएं थी, स्वच्छता का, सफाई का, जल निकासी का एक उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ पर जो घर थे वो एक जाल और ग्रिड नुमा पूरा नगर आयताकार और वर्गाकार बना रहता था।
घरों में एक निश्चित सुव्यवस्थाएँ थी। तो इस तरह हम देखेंगे तो नगरीय जो विशेषताएं हैं, हड़प्पा सत्ता का ये जो काल था अपने आप नगरीय तत्व लिए था। ग्रामीण क्षेत्रों से हटकर यहाँ का जो मेन आपका जो संतुलन था, इसके पीछे जो मेन बेस था वो व्यापार वाणिज्य था। व्यापार वाणिज्य हड़प्पा सत्ता के पक्ष में था, इसलिए सत्तापली जो है वो आपका सत्ता में बढ़ोतरी हो रही थी, फल फूल रही थी। जब व्यापार वाणिज्य हमारे विपक्ष में गया, अभी देखेंगे सारगोन के बाद, वहाँ सारगोन समय हमारे संबंध अच्छे रहते हैं, उसके बाद दिक्कत होती है। तो इस तरह अगर देखा धीरे धीरे नगरीय तत्वों में पतन हो जाता है और नगरीय व्यवस्थाएं थीं, जो सुनियोजित नगर व्यवस्था थी वो बेतरतीब होने लगती है। तो इस तरह से नगरीय तत्वों का चरण करके जो नगरीय तत्वों के जो गुण हैं वो उनमें कमी आती है और धीरे धीरे नगरीय सत्ता पतन की तरफ आगे बढ़ती है। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के पहले अगर देखें तो कभी पूछे प्रथम नगरीकरण का काल किसे कहते हैं, हड़प्पा सत्ता को। तो हम यहीं पर जो नगरीकरण की उस समय विशेषताएं थी उन्हीं नगरीय तत्वों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इनको हम आधुनिक ढंग से तो नहीं देखेंगे, परंतु उस समय देखा जाए तो उस समय यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग हो रहा है। देखिए सड़कें कितनी चौड़ी बन रही हैं। तो जो आज आधुनिक समय में जो नगर की विशेषताएँ हैं वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सत्ता का नगर नियोजन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हड़प्पा सत्ता का अगर कोई भी नगर था, चाहे वो हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो, चाहे 7 नगर हों या कोई और हो, हड़प्पा सत्ता के नगर को हम पहले जो कि हम इससे पहले बार बार पढ़ भी चुके हैं कि 2 हिस्सों में बांटते थे। ये इम्पॉर्टेंट है। पश्चिमी हिस्से को दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था। पूर्वी हिस्से इसको नगर क्षेत्र कहा जाता था। तो पहली बात देखते हैं जो दुर्ग या गढ़ी या नगर क्षेत्र, यह अधिक ऊंचाई पर था। इसकी ऊंचाई अधिक थी और इसकी ऊंचाई कम थी। आकार में छोटा था और आकार में बड़ा था। तो यह कम ऊंचा और बड़े आकार का था, यह अधिक ऊंचा एवं छोटे आकार का था। जो दुर्ग है, अधिकतर स्थलों में जो दुर्ग है वह एक 4 दीवारी से घिरे रहते थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुर्ग को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ये 4 दीवारी में बाहर की तरफ पक्की ईंट और अंदर जो है वो कच्ची ईंटें लगी थी। तो इस तरह से अगर देखें तो ये जो दुर्ग है वो एक 4 दीवारी या एक परकोटे या एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा रहा करता था। नगर क्षेत्र अपेक्षाकृत बिना 4 दीवारी, बिना परकोटे, बिना सुरक्षा प्राचीर के था, परंतु कुछ इसके अपवाद मिलते हैं। हमको यहाँ पे जानना भी है, उनसे सवाल भी लगातार पूछे जाते हैं। अब अपवाद में क्या है कि जिस तरह से हम लोग देखें, ये जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी टीला है, इसको पश्चिमी टीला, इसको पूर्वी टीला भी कहा जाता था। जो पश्चिमी टीला है ये एक दुर्गीकृत था, एक बाउंड्री से घिरा हुआ करता था। वैसे कालीबंगा में भी नगर क्षेत्र भी एक सुरक्षा प्राचीर या परकोटे या 4 दीवारी से घिरा था। तो कभी सवाल पूछे ऐसा कौन सा स्थल है जो कि जिसका दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरा था, तो उसका आंसर होता है कालीबंगा। ये हमको जानना है। देखिए ये पीछे में सवाल या IAS में कहीं पूछ सकता है। इन सब के अलावा अगर हम लोग देखें, दुर्ग और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से, दुर्ग में भी वही बाउंड्री है, नगर में भी वही बाउंड्री है, दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। यानी एक ही रक्षा प्राचीर से, एक ही, ये सब आप पढ़ चुके हैं। बस हमें केवल अब एक जगह पे आपको इन सबको सबको एक जगह पर रखना है ताकि हम आसानी से जवाब दे सकें। तो एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों टीले, यानी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला घिरा हो, तो वो 2 स्थल हैं। ऐसे देखिएगा भाई, घिरा हो तो वो 2 स्थल हैं, लोथल और सुरकोटड़ा। ये पूछा जा सकता है ऐसे कौन से 2 स्थल हैं जो कि
मतलब ऐसे कौन से दूसरे जिस पर दुर्ग और नगर दोनों क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, तो लोथल और सुरकोटला रहेगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखते हैं कोई रक्षा प्राचीर ना हो, मतलब न पूरब में न पश्चिम में, किसी में कोई रक्षा प्राचीर नहीं, यानी दुर्ग टीला में भी कोई रक्षा प्राचीर नहीं, दुर्ग टीला में भी कोई रक्षा प्राचीर नहीं, और इसमें भी कोई रक्षा प्राचीर नहीं, मतलब ये भी बिना रक्षा प्राचीर के भी रक्षा प्राचीर के, यानी कि कोई रक्षा प्राचीर नहीं, दोनों टीलों में कोई रक्षा प्राचीर नहीं, यानी कोई परकोटा या कोई चार दीवारी नहीं। तो दोनों टीलों पर, दोनों टीलों में, तो इसका आंसर रहेगा चन्हू दड़ो। तो ये सब नोट करते रहिएगा, पीसीएस में पूछा जा सकता है, ये से पूछा जा सकता है यूपीएससी में भी, कि नगर क्षेत्र एवं दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों बिना रक्षा प्राचीर के थे, तो वह आंसर था चन्हू दड़ो। इसी तरह से इन दोनों के बीच में एक अलग सी जगह होना जिसको मध्यमा कहा गया था, इसका मतलब इसके 3 हिस्से 3 भागों में बढ़ जाना, ये आंसर आपका धौलावीरा था, पढ़ चुके हैं आप लोग, ये आंसर धौलावीरा रहेगा। इसके 3 पार्ट देखिए हो गए हैं, 3 भागों में। ये कम से कम 3 से 4 बार पूछा चुका है सवाल, यूपीएससी ने पूछा है, पीसीएस ने भी पूछा है यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो कोई भी नगर 2 हिस्सों में बटा था। पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत ऊंचा था, आकार में छोटा था। अभी जब हम समाज पढ़ेंगे तो समाज का विशिष्ट वर्ग यहाँ पर पुरोहित वर्ग रहा करता था। नगर क्षेत्र में देखेंगे मध्यम वर्ग रहेगा, यहाँ पर व्यापारी रहेगा, प्रशासनिक अधिकारी रहेगा, यहाँ पर मध्यम वर्ग में हम लोग कारीगर रहेगा, जुलाहा रहेगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसान रहेगा, मजदूर रहेगा, सब यहाँ पे रहता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इसका अपना अलग महत्व था और इसका अपना महत्व था। 3 हिस्सों में कौन बटा था? धौलावीरा। तो ये अगर आप पढ़ते रहेंगे तो इसमें से नगर नियोजन में से एक सवाल पूछा जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। ये तो हुआ नगर में एक नॉर्मल विशेषताएं। अब आइए देखते हैं, क्योंकि हमको दुर्ग नहीं नगर के बारे में पढ़ना है, तो ये जो इधर नगर का क्षेत्र था उसके बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा सप्ताह में कोई भी नगर है, ये कोई भी नगर है, देखते हैं ये कोई नगर है। तो हड़प्पा सप्ताह में जो नगर हुआ करता था उसका जो आकार था, नगर का जो आकार था, देखिए वो आयताकार या वर्गाकार। तो हड़प्पा सप्ताह में अधिकतम जितने नगर हैं वो या तो आयताकार पाए गए हैं या तो वर्गाकार पाए गए। जैसे धौलावीरा आयताकार था, बाकी सारे अधिकतर वर्गाकार नगर पाए गए। अब देखते हैं ये जो नगर है, यह नगर को हम लोग जो यहाँ की सड़कें थी वह एक दूसरे को लंबवत काटती थी। तो यहाँ पर हड़प्पा सप्ताह में जो सड़क है वो एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं। और ये जो चौराहा है देखिए, ये सड़कें उत्तर और दक्षिण, पश्चिम और पूरब, ये सड़कें एक दूसरे को देखिए लंबवत काट रही हैं। हम लोग ज़रा इनके बारे में देखते हैं। ये जो सड़क हैं, ये देखिए ये सड़क, यानी सड़क की जो चौड़ाई देखिए हम लोग अगर, तो ये अलग अलग थी। अभी अलग अलग कैसे है? अगर हम लोग मोहनजोदड़ो में देखते हैं स्पेशल, देखिए मोहनजोदड़ो में, तो मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क है, ये जो मुख्य सड़क है उसको राजपथ कहा गया था। तो आज के बाद कभी पूछे कि राजपथ कहाँ प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो में। यह राजपथ है क्या? ऐसी मुख्य सड़क है जिसमें उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिम में एक दूसरे को जहाँ पर काटती है सड़क, जिसको राजपथ कहा गया है मोहनजोदड़ो में। और इस राजपथ की जो है चौड़ाई थी वो 10 मीटर थी। तो मोहनजोदड़ो की जो राजपथ है उसकी चौड़ाई 10 मीटर है। इसके अलावा हम लोग देखें और जो नगर है वहाँ भी सड़कें ऐसे ही काटते हैं, लेकिन उनको राजपथ नहीं कहते हैं, उनको मुख्य सड़कें कहा जाता है। और वहाँ पर अन्य नगर में अगर हम लोग देखें, चाहे वो हड़प्पा हो चाहे और कोई नगर हो,
वहाँ पर जो सड़क है देखते हैं, इस सड़क की चौड़ाई 2.75 से 3.6 मीटर तक, मतलब 2.7 मीटर से लेकर 3.6 मीटर तक सड़क की चौड़ाई है। तो राजपथ और अन्य सड़कों में अंतर है। तो आज की बात कहीं पूछे तो राजपथ कहाँ प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो में। राजपथ की चौड़ाई कितनी थी, तो 10 मीटर। बाकी और जो सड़कें हैं, जो अन्य सड़कें हैं और नगरों में अभी और अंदर देखेंगे, वो आप देखेंगे 2.7 मीटर से लेकर 3.6 मीटर थी। यहाँ जो गलियाँ मिली हैं, यहाँ जो गलियाँ प्राप्त हुई हैं, वो गलियाँ 1.8 मीटर की हैं गलियाँ। तो जो गलियाँ की चौड़ाई है वो 1.8 मीटर है। जो सड़कों की चौड़ाई है वो 2.75 से लेकर 3.6 मीटर है। इनके अलावा जो राजपथ है उसकी चौड़ाई अलग से 10 मीटर है। तो इस पर अलग से सवाल पूछ सकता है। और नॉर्मल सड़कों की चौड़ाई ये थी और गलियों की चौड़ाई ये थी। अब हम लोग देखें जो नगर है, आकार में तो आयताकार और वर्गाकार हो गया था, लेकिन यह नगर जो है अनेक ग्रिड या जालों में बंधा हुआ था। अब अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो ये देखिए, ये सड़कें ऐसे गई हैं, ये सड़कें ऐसे गई हैं, ये सड़कें ऐसे गई हैं। तो अगर हम लोग देखें कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा का पूरा नगर था वह एक जाल या ग्रिड नुमा थी, जाल या ग्रिड नुमा थी। तो पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वो जाल या ग्रिड नुमा था। अलग अलग सेक्टर बने थे, ये अलग सेक्टर, ये अलग सड़क, ये अलग सेक्टर, ये अलग सेक्टर। तो अगर देखा जाए तो ये 2 अलग सेक्टर, ये अलग सेक्टर, ये अलग सेक्टर, ये अलग सेक्टर। तो पूरा नगर कई सेक्टरों में बटा था और जो प्रत्येक सेक्टर था एक मोटी दीवार से अलग हुआ हो जाता था। तो एक सेक्टर को अलग बना दिया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो नगर हैं वो पूरे नगर की संरचना जाल या ग्रिड नुमा थी। और यहाँ तक कि नगर का जो जाल या ग्रिड नुमा थी और हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है ये अलग अलग छोटे छोटे ग्रिड या सेक्टरों में बटे हुए थे। ये देख लेते हैं, ये सेक्टर बटे हुए थे। अब इसके अंदर जाने के लिए देखिए, ये सड़क हो गई। ये सड़क से अंदर जाने के लिए देखते हैं, यहाँ पर एक गली बनी हुई थी। गलियों की चौड़ाई थोड़ा पतली थी। ये गलियाँ बनी हुई हैं इसके अंदर। तो ये गलियों की चौड़ाइयाँ यहाँ पर हैं। ये गलियों की चौड़ाइयाँ देखते हैं 1.8 मीटर थी। तो सड़क से हटकर गलियाँ रहा करते थे। और जो घर बने होते थे देखते हैं भाई, अगर मान लेते हैं ये कोई एक घर बना हुआ है, ये एक घर बना हुआ है, ये अगर ये घर है तो इस घर में जो दरवाज़ा है वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं है। ये सड़क है, देखते हैं, ये सड़क है। और ये देखते हैं यहाँ पर ये गली है। देखिए, ये हिस्सा गली है, ये गली है ये हिस्सा, और ये सड़क है। और अगर ये कोई घर बना है तो घरों का जो दरवाज़ा है वो सड़कों पे नहीं खुलता था, गलियों में खुला करता था। मतलब अगर आपका घर सड़क और गली दोनों के बीच में, मुख्य सड़क भी जा रही है और आपको इसके साथ साथ गली भी है, तो जो दरवाज़ा है यहाँ पे आपके घर का वो गलियों की तरफ खुल रहा है, ना कि सड़क की तरफ। और ऐसा केवल एक उदाहरण है जहाँ पर उल्टा है कि अगर दरवाज़ा और गली दोनों हैं तो अगर जो है सड़क और गली दोनों हैं तो लोथल एकमात्र उदाहरण है जहाँ पे दरवाजे गलियों की तरफ ना खुलकर सड़क की तरफ खुलते थे। तो यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर दरवाजे गलियों की तरफ ना खुलकर सड़क की तरफ खुलते थे? तो उसका आंसर रहेगा लोथल। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से अगर हम लोग देखें कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी घर था वो घर किसी न किसी सेक्टर या किसी न किसी एरिया में था। हम लोग अगर मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो मोहनजोदड़ो में HR, DV, KS बहुत सारे सेक्टर बने हुए थे। हर एक सेक्टर में अलग अलग यही पूरी व्यवस्थाएं थी। सड़क है, सड़क के अंदर गली है, गली के अंदर घर बने हैं, दरवाजे जो है गलियों में खुल रहे हैं। केवल लोथल ऐसा है जहाँ पे दरवाजे अगर गली और सड़क दोनों हैं तो वो सड़कों पर खुल रहे हैं, वरना हर जगह पर ये था। संभवतः ये था कि सड़कों में जो भीड़ भाड़ रही होगी या सुरक्षा के लिहाज से या सड़कों में प्रदूषण के लिहाज से, इन सब लिहाजों से गलियों में दरवाजे गलियों की तरफ खुलते रहे होंगे। इन सब के अलावा अगर हम लोग एक घर के अंदर चलते हैं, ये तो बाहरी व्यवस्था हुई कि पूरा जो है हड़प्पा सभ्यता में नगर है वो आयताकार या वर्गाकार है।
ये जो पूरे नगर हैं जाल या ग्रिडनुमा हैं। पूरी नगरीय व्यवस्था कई सेक्टरों में बटी है। यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं। राजपथ अन्य सड़कों की लंबाई चौड़ाइयाँ इतनी हैं, गलियों की चौड़ाइयाँ इतनी हैं। जो घर हैं वो दरवाजे हैं वो गलियों के सहारे खुलते हैं कि वह लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ पे दरवाजे सड़क की तरफ खुल रहे हैं। इन सब के अलावा अगर हम लोग एक घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं, अगर ये जो घर बना हुआ है इसके अंदर चलते हैं तो आइए, क्योंकि वही विशेषता हम लोग अगर देखते हैं, अगर हम लोग घर के अंदर चलते हैं, इस घर को अगर हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ये कोई एक घर देख लेते हैं, ये है, तो अगर इसको समझ लेते हैं तो पूरी व्यवस्था समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कोई घर है, इसकी तरफ ये मुख्य सड़क है ये, और ये है एक पतली सी गली है, ये गली है, और फिर ये एक मुख्य सड़क है अगर हम लोग देखें तो, और इधर ये मुख्य सड़क है, ये देख लेते हैं, जो भी समझते हैं। तो ये जो घर है देखिए, इस घर में सबसे पहली बार खासियत क्या है कि जो दरवाज़ा है इस घर का, वो दरवाज़ा जो है गली में खुल रहा है। देखिए ये सड़क है, इधर भी सड़क है, और अगर इधर भी सड़क है तो कभी मुख्य सड़क में ना खोलकर सारे दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं भाई, ये गली में खुल रहे हैं। लोथल उदाहरण है कि जहाँ पे दरवाजे सड़कों में खुल रहे हैं लोथल में, लेकिन यहाँ पे नहीं। जैसे हम एक घर के अंदर दरवाजे में जा रहे हैं तो सामने एक दीवार उठी हुई है। आज जैसे पर्दा पड़ा होता था, उस समय एक दीवार सामने उठी हुई थी ताकि हम घर के अंदर न देख सकें कि घर के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं। ये सुरक्षा के लिहाज से घर में बहू बेटियाँ थीं, इन सब के अलावा घर के अंदर क्या हो रहा है। तो इस तरह से पहली ही दृष्टि में घर के अंदरूनी चीज़ें हमें ना पता चले, इसलिए घर के बाहर एक दीवार उठी हुई थी दरवाजे के अंदर ही। अब हम इस सहारे से, चाहे इस सहारे से चाहे इस सहारे से, हम लोग घर के अंदर प्रवेश करते थे। तो जब घर के अंदर प्रवेश करते थे तो घर के अंदर शुरू में जाते ही एक ये आंगन बना होता था। ये घर के अंदर आंगन बना होता था। ये देखिए, ये शुरुआत में हर घर में आंगन मिला है, वहाँ पर एक घर में आंगन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर घर के अंदर आंगन है। अब इस आंगन के 1, 2 और 3, लगभग 3 कोने, हर कोने की तरफ अगर देखेंगे तो इस आंगन में हर कोने की तरफ कमरे बने हुए थे। इधर भी कमरे बने हुए हैं, इधर भी कमरे बने हुए हैं, इधर भी कमरे बने हुए, इधर भी कमरे बने हुए, इधर भी कमरे बने हुए, इधर भी कमरे बने हुए। आंगन के बाद हल्का सा ऊंचाई थी, उसके बाद चारों तरफ कमरे बने हुए हैं हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ तक कि हर घर में अगर देखा जाए, जैसे इधर हम लोग देख लेते हैं तो हर घर में एक कुआं होता था, हर घर में एक कुआं होता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के हर घर में एक कुआं था। सोचिए, हर घर में एक कुआं होता था, उस कुएं से पानी निकाला जाता था। वहीं पर बगल में स्नानागार होता था, वहीं पर पानी इकट्ठा करके लोग वहीं पर नहाते थे। नहीं, हर घर में कुआं था, हर घर में स्नानागार था, हर घर में रसोई घर था। तो इस तरह देखा जाए तो हर घर में कुआं है, स्नानागार है, रसोई घर है, हर घर में आंगन है। आंगन के तीनों तरफ जो है कमरे बने हुए थे। कमरों की संख्या 4-5 कुछ भी हो सकती थी। इन कमरों में सीढ़ियाँ होती थी, यानी ऊपर जाने के लिए। इससे ये पता चलता है, ऊपर जब जाएंगे तो इससे ये पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता में सीढ़ियाँ मिली हुई हैं। इसका मतलब कि 1 मंजिल और 2 मंजिल बने हुए थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो घर थे वो केवल 1 मंजिल नहीं थे, 2 मंजिला और 3 मंजिला भी घर थे। यूपीएससी में यहाँ से ज़रूर सवाल पूछा जाएगा आपसे। नगर नियोजन में अगर आप इसको समझते हैं, चाहे जितना लिख दीजिए नगर नियोजन में, हड़प्पा सभ्यता का जो घर है, एक आवास के बारे में सोचिए। घर में जो दरवाजे हैं वो गलियों में खुल रहे हैं। दरवाजे के सामने एक दीवार है, उस दीवार के सहारे आप घर के अंदर चीज़ नहीं देख सकते हैं। दीवार के सहारे जैसे अंदर सबसे पहले आंगन होगा, उस आंगन के एक कोने पे कुआं है, उसके बगल में एक आपका वो है स्नानागार है, एक रसोई घर है। इन सब के अलावा वहाँ पर कमरे चारों तरफ, तीनों आंगन के तीनों तरफ कमरे बने हुए हैं। उन कमरों के साथ साथ कुछ सीढ़ियाँ मिली हैं जिससे ऊपर भी 2 मंजिला 3 मंजिला बनने के आकार हैं। ये जो आंगन है, ये आंगन प्रायः कच्ची ईंटों का बना हुआ है।
इसको सबसे पहले मिट्टी ला के ठोक दिया गया, तो उसके ऊपर कच्ची ईंटें, मिट्टी को मजबूती से दबा दिया गया है ताकि मजबूती आ जाए, फिर कच्ची ईंटें आंगन में रख दिया गया है। परंतु कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर आंगन के पक्की ईंटों के बने होने के साक्ष्य हैं। तो इस तरह अगर हम लोग देखेंगे तो पूछ सकते हैं वो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ पर आंगन को पक्की ईंटों से बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा भाई कालीबंगा। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे जो घर हैं, दरवाजे हैं, वो सड़क पे ना खुल के गलियों पे ना खुल के सड़क पर खुलते हैं, आंसर लोथल हो जाएगा। इसी तरह जो ये सड़कें हैं, ये देखिए जो मुख्य सड़कें बनी हैं, ये सड़कें सब कच्ची ईंटों की बनी हैं। एकमात्र ऐसा स्थल है जो राजपथ है जहाँ पर मोहनजोदड़ो, वहाँ पे सड़कों को पक्का किया गया है, पक्की ईंटों का बनाया गया है, सड़कों को पक्का करने का प्रयास है। तो ये कभी पूछा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल बताओ जहाँ पे सड़कों को पक्का किया गया हो, पक्का करने के साक्ष्य प्राप्त होते हो, तो आंसर लोथल हो जाएगा। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल का नाम बताओ जहाँ पर आंगन को पक्का करने के साक्ष्य मिले, तो आंसर कालीबंगा हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का कोई भी ऐसे स्थल का नाम बताओ, ठीक है, जहाँ पर जो दरवाजे हैं वो गलियों में ना खुल के सड़क पे खुल रहे हैं, तो आंसर लोथल हो जाएगा। तो ये 2-3 सवाल है जो नगर नियोजन से पूछा जा सकता है। और नगर नियोजन के बारे में अगर कोई बताने के लिए कहे तो बड़ा सिंपल सा प्रभाव है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, दुर्ग टीला और नगर क्षेत्र। दुर्ग टीला में विशिष्ट वर्ग रहता था, पुरोहित वर्ग रहता था, बाकी मध्यम वर्ग और जो भी कृषक मजदूर वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, वो नगर क्षेत्र में रहता था। अग्निकुंड सब साक्ष्य अग्निकुंड सब यहीं मिलते थे। ये लोग यहाँ से आते थे, पुरोहित लोग टीले से, अब पूर्व पश्चिमी टीले से आकर यहीं पर हवा अग्निकुंड के माध्यम से यज्ञ करते थे, उनमें अपनी भूमिका अदा करते थे। परंतु समझिए कभी वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड बहुत बढ़कर रहेगा। यहाँ पे धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, लौकिक जीवन पे महत्व दिया गया है, सुख सुविधाओं पर, भौतिक सुख सुविधाओं पर महत्व दिया गया है, धार्मिक पक्ष पर बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है एक जीवन का पार्ट है, परंतु धर्म को इन्होंने इस तरह नहीं लिया जैसे कि वैदिक सभ्यता में लिया गया कि धर्म को एकदम अपने जीवन का हिस्सा मानकर हर चीज़ धर्म से आच्छादित कर ले अपने आप को, ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये इस तरह से ये हड़प्पा सभ्यता का एक नगर नियोजन था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप इतना जानते हैं, कहीं भी इसके पढ़ेंगे, NCERT पढ़ेंगे, सब कुछ इसी के अंदर है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इस पर दिया है। नगर कैसा, नगर नियोजन, प्रथम नगरीकरण यहाँ से है, जाल या ग्रिडनुमा आपकी पूरी संरचना है। नगर के जो आयताकार और वर्गाकार थे। यहाँ जो एक घर है ये एक पूरा आवास है, ये 30 वर्ग फीट का था, 30 वर्ग फीट का एक घर है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो घरों का आकार 30 वर्ग फीट के बराबर था। इन सब के हर एक घर में आंगन था, कुआं था, मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में कुआं मिला हुआ है, तो कुआं है, यहाँ पर आंगन है, चारों तरफ ये स्नानागार है, रसोई घर है। इस तरह सारी खैसियत है जो हम लोग नगर नियोजन के अंतर्गत देखते हैं। तो इस तरह से ये पहला टॉपिक हमारा खत्म हुआ, नगर नियोजन। अब आइए देखते हैं अगला पक्ष, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक एवं धार्मिक पक्ष। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले सामाजिक, बाद में धार्मिक। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें बहुत देर टाइम नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। तो सामाजिक पक्ष में पहले हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामाजिक पक्ष में देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिर हड़प्पा का काल का समाज कैसा था। फिर हम लोग यहाँ पर स्त्रियों की दशा देखेंगे। ऐसा लिखिएगा भी मेंस में, इससे आपको एक आइडिया रहता है यहाँ स्त्रियों की दशा कैसा है, यहाँ पे खान पान कैसा था, वेशभूषा कैसी थी, मनोरंजन के साधन कैसे हैं। हर समाज की विशेषता होती है, हर समाज को हम इन्हीं चीज़ों से देखते हैं। तो पहले ही हड़प्पा सभ्यता के समाज को हम लोग देखें तो सबसे पहली बात, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, हड़प्पा सभ्यता के समाज में अगर हम लोग देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के समाज को हम लोग 3 वर्ग में विभक्त करते हैं। कहीं कहीं पे 4 लिखा, उसमें परेशान मत होइए। हड़प्पा सभ्यता के समाज को हम 3 वर्ग में बांटते हैं।
ये हम एक एक उठाते हैं, फिर देखते हैं अभी। बस ये पॉइंट समझिए, एक समाज, स्त्रियों की दशा, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन। कभी किसी समाज को पढ़ेंगे तो हम इन्हीं आयामों में देखेंगे। तो एक एक उठाते हैं, बस शार्ट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, हम अगर हड़प्पा सभ्यता को समाज को देखें तो हड़प्पा सभ्यता का समाज में एक वर्गीय विभाजन मिलता है। अब कैसे वर्गीय विभाजन मिलता है? घरों के आकार में है, कुछ घर बड़े हैं, कुछ घर छोटे छोटे हैं। घरों में जो उपस्थित जो है वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, हम उनसे भी समाज में एक वर्ग विभाजन के बारे में देखते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग दुर्ग सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं, उनको विशिष्ट वर्ग का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो घरों के आकार, घरों में प्राप्त वस्तुएं, यद्यपि हम लिपि को तो नहीं पढ़े हैं तो इनकी सोच को तो हम नहीं जान सकते, लेकिन कि आखिर समाज को लेकर इनका क्या दृष्टि था, किसी धर्म के अपने समाज को लेकर क्या, लेकिन जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर हम एक आकलन जरूर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो घरों के आकार, घरों में प्राप्त वस्तुएं, यहाँ तक कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जगह पर रहने की सुव्यवस्थाएं, इन सब को देखते हुए स्पष्ट समझ में आता है कि हड़प्पा जो समाज था उसमें एक वर्ग विभाजन था। एक समतावादी समाज तो कम से कम नहीं था जहाँ पे सारे लोग बराबर रहे हों। तो अगर इस समतावादी नहीं समाज था तो इस पूरे समाज में 3 वर्ग देखने को मिलते हैं। 3 वर्ग में जो पहला वर्ग है उसको विशिष्ट वर्ग का दर्जा दिया गया है, और ये विशिष्ट वर्ग जो है, यही विशिष्ट वर्ग दुर्ग या टीला में रह रहा है, जो कि सुरक्षित है, दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र में रह रहा है। यही एक सुरक्षित परकोटे के अंदर है। और ये पुरोहित वर्ग था उस समय का, कहा जाता है कि पुरोहित वर्ग से संबंधित व्यक्ति थे यहाँ पर, जो कि मैंने कहा लिखित साक्ष्य नहीं, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। इन सब के अलावा जो मध्यम वर्ग था, उस मध्यम वर्ग में अगर हम लोग देखें तो उस मध्यम वर्ग में व्यापारी आ रहे थे, उस मध्यम वर्ग में कारीगर आ रहे थे। उस मध्यम वर्ग में अगर हम लोग देखें तो मध्यम वर्ग में व्यापारी आ रहे हैं, उस मध्यम वर्ग में कारीगर आ रहे हैं। उस मध्यम वर्ग में अगर हम लोग देखते हैं तो जुलाहे आ रहे हैं। तो मध्यम वर्ग में उस समय अगर हम लोग देख रहे हैं तो जुलाहे आ रहे थे। तो ये जो मध्यम वर्ग उस समय का था, शिक्षक शिक्षित वर्ग आ रहा था, जो भी शिक्षक वर्ग उस समय आ रहा था। अगर हम लोग देखिए व्यापारी, कारीगर, जुलाहा, शिक्षक वर्ग जो भी था, ये सब मध्यम वर्ग था उस समय। इन सब के अलावा एक वर्ग और है, इसको हम लोग कमजोर वर्ग कहते थे। इसमें मजदूर आते थे, इसमें दास आते थे। तो इस तरह से देखा जाए मजदूर और दास थे। इस मध्यम वर्ग में किसान भी था यहाँ पर। तो अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा था, विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग और कमजोर वर्ग। ये जो मध्यम वर्ग और कमजोर वर्ग है, यह दोनों नगर क्षेत्र में यानी पूर्वी टीले में रहता था। ये दोनों पूर्वी टीला में रहा करते थे। पूर्वी टीला यानी नगर क्षेत्र में रहा करते थे। इन सब के अलावा इसमें सैनिक वर्ग भी था, सैनिक था भी, यानी जो भी सैनिक वर्ग रहा होगा, प्रशासनिक व्यक्ति जो भी यहाँ पर प्रशासन में रहा होगा वो भी यही था। ये सब मध्यम वर्ग में थे, चाहे सैनिक हो, प्रशासन में जुड़ा हो, व्यापारी, कारीगर, जुलाहा, शिक्षक, किसान, ये सब मध्यम वर्ग था। सब पूर्वी टीला में रहता था। कमजोर वर्ग भी पूर्वी टीला में रहता था। इनके घर अपेक्षाकृत बड़े, इनके घर अपेक्षाकृत छोटे, इसीलिए घरों के आकार में अंतर था। विशिष्ट वर्ग दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र में सुरक्षित जगह पर रहा करता था। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में 3 वर्ग थे। कभी पूछे तो कौन कौन वर्ग, तो ये वर्ग हो जाएगा। अब हम लोग और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजाति के लोग थे। देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजाति के लोग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 प्रजाति में है अल्पाइन। हड़प्पा सभ्यता में जब आप ये अल्पाइन जो शब्द जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल में मानव के कद यानी लंबाई, उसके नसिका, उसका माथा, उसके भौं, इन सब को देखते हुए जो है प्रजातियों का विभाजन किया गया है। रिजले महोदय ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है। तो इस तरह से 4 प्रजातियां हैं जो हड़प्पा सभ्यता में मिलती हैं। देखिए अल्पाइन,
भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड। तो कभी पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में कुल कितनी प्रजाति के लोग रहते थे, तो 4 प्रजाति के, यानी समाज में कुल 4 प्रजाति और 3 वर्ग के लोग थे। ये वर्ग विभाजन था और ये प्रजाति के आधार पर विभाजन था, जिनमें सर्वाधिक संख्या में भूमध्य सागरी थे। पूछा जा सकता है सर्वाधिक संख्या में उपस्थित थे, तो सर्वाधिक संख्या में भूमध्य सागरी थे। तो पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रजाति के लोग सर्वाधिक थे, तो भूमध्य सागरी, इसको मेडिटेरियन कहा जाता है, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और मंगोलॉयड। इस तरह से मेडिटेरियन जो आपके थे वो सबसे अधिक थे यहाँ पर। तो ये पूछ सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। समाज में कुल 4 जो है प्रजातियाँ प्राप्त हुई हैं। आइए हम लोग अगला पोर्शन देखते हैं। अगले पोर्शन देखते हैं हम लोग स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की दशा। तो ये किसी भी समाज को समझने के लिए वहाँ की स्त्रियों की दशा के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज का आधा हिस्सा है और समाज का सबसे जिम्मेदार वर्ग है जो समाज को आगे लेके बढ़ता है। तो इस तरह हम लोग देखें तो स्त्रियों की दशा में, जिस भी समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी रही वो समय उस समाज ने हमेशा उन्नति की है। और ये भारत के लिए गर्व की बात है। भारत की जिस महान सभ्यता ने हमको अन्य यूरोपीय सभ्यताओं के समक्ष अतुलनीय रूप से सबसे आगे कर दिया, उस सभ्यता को के संचालक के रूप में, उस सभ्यता के मार्गदर्शक के रूप में पहली बार उस सभ्यता थी मातृ प्रधान सभ्यता थी। इसीलिए भारत को पिता नहीं, भारत को माता कहा जाता है, क्योंकि भारत की जो पहली सभ्यता थी वो मातृ प्रधान थी। वहाँ पर माताओं का वर्चस्व था, वहाँ पर इनकी पूजा की जाती थी, इनको जो है शक्ति और जननी के रूप में इनको स्वीकारा गया था, इनके महत्व को। इसलिए भारत को हम लोग माता के रूप में जानते हैं। तो स्त्रियों की दशा में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात यह है कि मातृ सत्तात्मक थी, मानी मातृ प्रधान या मातृ सत्तात्मक। सवाल पूछेगा लिखकर सत्तात्मक, तो पूछ सकता है पहले हड़प्पा सभ्यता की जो में सभ्यता कैसी है, तो मातृ प्रधान या मातृ सत्तात्मक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक महिलाओं की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये जो मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो सर्वाधिक महिलाओं की प्राप्त हुई हैं, यानी कि देवी के रूप में। यहाँ पर जो देखते हैं इसमें मातृ प्रधान में, यहाँ पर इनको 2 उर्वरता एवं शक्ति के रूप में, जननी के रूप में यहाँ पर स्त्रियों के स्थिति को स्वीकार किया गया है। इस तरह से देखा जाए कि तो मृण मूर्ति यानी मातृ देवी की, यहाँ पर जो सारी हैं ये सब मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं। तो मातृ देवी की मूर्तियाँ पाए जाने के कारण से इस सभ्यता को मातृ प्रधान या मातृ सत्तात्मक सभ्यता के रूप में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा में से एक ऐसी मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसकी योनि से एक वृक्ष को निकलते दिखाया गया है, जिससे ये समझ में आता है कि एक उर्वरा के रूप में, एक जननी के रूप में माता के महत्व को स्वीकार किया गया है यहाँ पर। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये है एक सभ्यता, एक मातृ प्रधान सभ्यता थी। परंतु ऐसा नहीं है, इसमें कुछ बुराइयाँ भी थी। अगर हम लोग देखें इस सभ्यता में मातृ प्रधान सभ्यता होने के बावजूद भी यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब सती प्रथा के साक्ष्य, तो ये महिलाओं के प्रति एक नकारात्मक रवैया था, जो कि वर्तमान में तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन बीच में आप देखते होंगे मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी.के. कर्वे जैसे महान विद्वानों ने, महान जो है स्त्री जी बेथून जैसे महान स्त्री शिक्षा समर्थक व्यक्तियों ने इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तो इस तरह देखा जाए तो सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। अब कैसे, आपने पढ़ा होगा कि लोथल और कालीबंगा
लोथल में भाई 3 युग्म समाधान। लोथल में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो पढ़ा था कि 20 में से 3 जो है युग्म समाधान है, कालीबंगा में 1 युग्म समाधान है। तो इनसे यहाँ पर जो है सती प्रथा के साक्ष्य के प्राप्त होते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर स्त्रियों में अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य और मातृ प्रधान सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अगला पोर्शन देखते हैं हम लोग। ये सब छोटी छोटी विशेषताएं जो हमको जानना चाहिए। अगला देखते हैं अगर हम लोग खान पान में तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। हड़प्पा में जो आप जानते होंगे, हड़प्पा में जो अन्नागार प्राप्त हुआ है वहाँ पर अन्न को सुरक्षित रखा गया था। जो वृत्ताकार चबूतरे थे उसमें गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली से अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और रंगपुर से धान और चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इन सब से इनके शाकाहारी होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो आपका सनौली, बागपत में सनौली में जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। बहुत जगह पे जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इन सब से प्राप्त होता है कि मांसाहारी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। कभी पूछे तो हम आप बताना कि हाँ दोनों थे, शाकाहारी और मांसाहारी। इन सब के अलावा वेशभूषा में देखते हैं तो वेशभूषा में अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता में सूती और ऊनी दोनों वस्त्र पहने जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में सूती को मैंने पता कि ये जो सूती वस्त्र वो कपास से प्राप्त होते हैं। यूनानियों ने इसीलिए कपास को सिंधु घाटी सभ्यता को जैसे सिंडन कहा है। हड़प्पा सभ्यता में कपास के साक्ष्य भी मिले हैं। हम लोगों ने मोहनजोदड़ो में कपास के कपड़े से चाकू को लिपटे हुए प्राप्त किया था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में सूती और ऊनी दोनों कपड़े प्राप्त हुए हैं। ये जो सूती कपड़े हैं ये 2 तरह के हैं। यहाँ पर सादे हैं और सादे के साथ साथ अगर हम लोग देखा जाए सूती कपड़े सादे के साथ साथ यहाँ पर इनमें जो है आपका तो देखिए तो हड़प्पा सभ्यता में जो है जो वेशभूषा में आते हैं, अगर हम लोग कपड़ों में आते हैं तो सूती और ऊनी दोनों तरह कपड़े थे। सूती में अगर हम लोग देखें तो सूती में 2 तरह कपड़े हैं। एक तो सादे हैं और दूसरे कढ़ाईदार हैं। अब ये जो कढ़ाईदार कपड़े हैं देखते हैं, यानी कि यहाँ पे कढ़ाई, सूती कपड़ों में कढ़ाई की गई थी। इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में। देखते हैं भाई मोहनजोदड़ो में एक जो है 3 पतिया साल कि मोहनजोदड़ो में एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। जो योगी है वो 3 पतिया साल ओढ़े हुए, देखिए 3 पतिया साल ओढ़े हुए ध्यान मग्न योगी के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ध्यान दीजिए कि जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है। उसमें दिया हुआ कि एक मूर्ति है, वो 3 पत्तियाँ एक साल ओढ़े हुए है। उसमें 3 पत्ती वाले साल ओढ़ा हुआ है, वो कढ़ा हुआ है, वो 3 पत्तों कढ़ाई की गई है, इसीलिए कढ़ाईदार वस्त्र यहाँ पर मिले हुए हैं। कहाँ साक्ष्य मिला हुआ? मोहनजोदड़ो से। वो ध्यान मग्न है और जो योगी है ध्यान दीजिए उसके दाढ़ी है परंतु मूछ नहीं है। तो दाढ़ी है तो दाढ़ी वाले 3 पतिया साल ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है भाई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इनसे ये पता चलता है कि सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसके साथ साथ यूनी कपड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आइए वेशभूषा के साथ साथ इसी वेशभूषा में अगर हम लोग देखें तो कपड़ों के साथ साथ इस वेशभूषा में 2 पक्ष होते हैं। देखिए ये सब आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा। एक तो वस्त्र हो गया जो भी आपने पढ़ा, दूसरा आभूषण। तो आभूषण में अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता की जो भी स्त्रियाँ थीं, जो भी यहाँ के लोग थे, उनमें आभूषण के भी बड़ा अंतर पाया गया है। जैसे जो गरीब व्यक्ति हैं वो सीप के, शंख के,
मिट्टी के आभूषण गले में पहनकर, हाथ में पहनकर घूम रहे हैं। इसका मतलब जो गरीब व्यक्ति है वो सीप का, शंख का, मिट्टी का, इन सब का आभूषण पहनता है। यहाँ तक कि इसके अलावा जो अमीर व्यक्ति हैं वो सोने के, चांदी के, मणि के, हाथी के दांत के, इन सब के आभूषणों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ा अंतर है समाज में आभूषण के प्रयोग को लेकर, जैसा कि आज भी देखा जाता है। तो वहाँ भी विशेषताएं मिली थी। तो अगर हम लोग आभूषण में ही देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आभूषण के साक्ष्य में, तो हड़प्पा से यानी हड़प्पा स्थल से एक श्रृंगार दान प्राप्त हुआ है। तो कभी पूछा जाए श्रृंगार दान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा से। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो मोहनजोदड़ो से, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फैक्ट से कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। मोहनजोदड़ो से चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। उसी तरह से देखेंगे धवलावीरा से, कालीबंगा से हाथी के दांत की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इसका मतलब वो लोग चूड़ियों को उपयोग करते थे, चांदी की भी चूड़ियाँ थी, हाथी के दांत की चूड़ियाँ बनती थी। हड़प्पा से श्रृंगार दान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नौसारों से देखेंगे, बलूचिस्तान में है, नौसारों से सिंदूर लगाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए। इन सब के अलावा चन्हुदड़ों से देखेंगे, जब हम लोग देखें तो यहाँ से लिपस्टिक एवं अंजन सालिका, मतलब काजल लगाने वाला जो सुई होती है उसके साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह देखा जाए लिपस्टिक एवं अंजन सालिका के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा में एक बोतल से काजल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बोतल से काजल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इन सब से यह प्रकट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सौंदर्य प्रसाधन इन सब में रुचि लेते थे। ये सारे साक्ष्य बताते हैं कि आभूषण या सौंदर्य प्रसाधन को लेकर उनके अंदर एक रुचि थी। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के हम लोग अगर आभूषण को देखें तो दो तरह के आभूषण थे। अमीर वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए जो आभूषण थे वो सोने के, चांदी, माणिक, हाथी के दांत इन सब के बने थे। इन सब के अलावा हाथी के दांत के कंघे प्राप्त हुए हैं, वहाँ पर हाथी के दांत की चूड़ियाँ मिल ही गई हैं आपको। ये सारे साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर देखेंगे तांबे की, हम यहाँ पर उस समय जो शीशा था वो तांबे का शीशा प्राप्त हुआ है, हाथी के दांत का कंघा प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सौंदर्य प्रसाधन या आभूषण इन सब में रुचि लिया करते थे। जो गरीब व्यक्ति, ये तो सारे मध्यम और अमीर व्यक्तियों के आभूषण थे। गरीब व्यक्तियों के, गरीब व कमज़ोर व्यक्ति के इनके आभूषण अगर हम लोग देखें तो तीन चीज़ें थे। शंख, सीप, ये समुद्र से सीप मिल जाती थी, शंख प्राप्त हो जाता था, मिट्टी प्राप्त हो जाती थी। तो मिट्टी इनसे आभूषण बनाते थे ये लोग। तो एक तरह से देखा जाए तो सीधा सा एक अंतर प्राप्त होता है यहाँ के समाज के द्वारा अपने जीवन के लिए, अपने सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग होने वाले वस्तुओं के बीच को लेकर। आइए, ये हो गया वेशभूषा वाला पोर्शन। अब लास्ट पोर्शन आपका है मनोरंजन के साधन। फिर इसके बाद हम लोग धार्मिक पक्ष देखेंगे 2 लाइन के, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मनोरंजन के साधन में आते हैं, ये सब यूपीएससी के लिए पढ़िएगा अच्छे से। निश्चित रूप से इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको, प्री मेंस इंटरव्यू बहुत जगह पर कहीं फ़ायदा हो सकता है। तो मनोरंजन के साधन भी देखिए बड़ा सिंपल था, इनका मनोरंजन का साधन था। आज की तरह तो नहीं है कि वीडियो गेम हैं, बहुत सारे इंडोर आउटडोर गेम हैं, ऐसा नहीं था उस समय में। उस समय अगर हम लोग देखें मनोरंजन के साधन में तो शिकार खेलना,
शिकार खेलना, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को लड़ाना। अब पता लगा कि दो मुर्गे लड़ रहे हैं, दो मोर लड़ रहे हैं, दो छोटे छोटे जानवर लड़ रहे हैं, तो पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना। ये सारे मनोरंजन के उस समय साधन थे। इन सब के अलावा चौपड़ और पासा खेलना, ये भी पासा उस समय के लोग खेलते, समझ सकते, इसलिए पासा बहुत पुराना, पासा खेलना। इन सब के अलावा ढोल व मंजीरा बजाना, नृत्य करना, गाना गाना, तो ये सारे मनोरंजन के साधन थे जो बहुत बेसिक है। एक बार पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएगा। किसी भी समाज के आज मनोरंजन के सागर, आज शिकार पे रोक लग गई है पर्यावरणीय कारणों से, ठीक। इन सब कारणों से अगर हम लोग अगर देखें तो ये सारे मनोरंजन के जो है साधन थे उस समय, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। एक बार मेहनत करेंगे आराम से हो जाएगा। इस तरह से हड़प्पा सप्ताह का जो सामाजिक पक्ष था अब वो कंप्लीट हो गया। आइए धार्मिक पक्ष में देखते हैं, बड़ा आसान है, बस 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। धार्मिक पक्ष में, तो धार्मिक पक्ष में किसी भी धर्म के 2 पक्ष होते हैं, एक क्रियात्मक पक्ष, दूसरा दार्शनिक पक्ष। क्योंकि हड़प्पा सप्ताह की लिपि अभी पढ़ी नहीं गई, तो हड़प्पा सप्ताह ईश्वर को लेकर, आत्मा को लेकर, पुनर्जन्म को लेकर, इन सब को लेकर उनकी क्या सोच थी, ये उनका क्या दर्शन था, इसके बारे में बताना संभव नहीं है। अगर हम लिपि पढ़ते तो ये पढ़ते से बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, हम लोगों के अद्वैतवाद एक दर्शन। जब इन दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, जब इनके ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ईश्वर को लेकर, आत्मा को लेकर, शरीर को लेकर, ब्रह्मांड को लेकर, प्रकृति को लेकर, सब को लेकर क्या सोच है, ये जब चीज़ें हम पढ़ते हैं तो ये दार्शनिक पक्ष होता है। ये तभी पढ़ पाएंगे जब हम उस काल के समकालीन ग्रंथ पढ़ेंगे और उन ग्रंथों में लेकर इन चीज़ों का क्या सोच है उसकी। इसीलिए हड़प्पा सप्ताह के लिपि ना पढ़े जाने की वजह से हम धार्मिक पक्ष के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, इनके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। परंतु एक क्रियात्मक पक्ष होता है, कर्मकांडी पक्ष होता है, जिनको हम मंदिर में मूर्तियों के रूप में, अन्य बहुत कारण रूपों में हम इनको देखते हैं। तो इस समय हम लोग इसको देखते हुए उम्मीद लगाते हैं कि हड़प्पा सप्ताह का समाज में धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक जीवन किस दिशा की ओर था, कैसे था, इसके बारे में पता लगाते हैं। आइए हम देखते हैं हड़प्पा सप्ताह के बारे में हम धार्मिक पक्ष के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। सबसे पहली बात, हड़प्पा सप्ताह में 3 देवताओं की पूजा की जाती थी। पूजा में 3 लोगों को वर्चस्व था। एक तो मातृ देवी की पूजा, मैंने कहा हर जगह मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, इसका मतलब मातृ देवी की पूजा फेमस थी। इनके अलावा पशुपति की पूजा, ये देखिए पशुपति की पूजा की जाती थी। तो ये पशुपति के बारे में बताया गया है कि पशुपति के बारे में जरा हम लोग देखते हैं तो मोहनजोदड़ो में एक मोहर प्राप्त हुई है। उस मोहर में मोहनजोदड़ो में एक मोहर प्राप्त हुई है। देखिएगा पहली बात, मोहनजोदड़ो में एक मोहर है। उस मोहर को जो प्राप्त किया है, खोजा है, देखिएगा जो खोज या प्राप्त किया है वो थे अर्नेस्ट मैके। पूछ सकता है कभी कि पशुपति की मूर्ति या पशुपति की बारे वाली जो मोहर, उसकी खोज किसने की थी? तो अर्नेस्ट मैके ने। लेकिन इसमें जो फिगर बना है जिनको पशुपति कहा गया है, इसे कहा था जॉन मार्शल ने। तो जॉन मार्शल महोदय ने, जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपति कहा है, पशुपति का नाम दिया। तो कभी पूछ सकता है कि पशुपति
कि जो मोहर में पशुपति का नाम किसने दिया, तो जॉन मार्शल ने, जबकि उस मोहर की खोज किसने की थी, अर्नेस्ट मैके ने। अभी है क्या चीज़ें, देखिए एक ये मोहर है, इस मोहर में यह एक मूर्ति बनी हुई है, एक भगवान की मूर्ति है, इन्हीं को ही पशुपति कहा गया है। अब पशुपति क्यों कहा गया है देख लीजिएगा। इस मूर्ति में अगर ये ऐसे सर करके बैठी है तो ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। अगर हम लोग देखते हैं कि फ्रंट में ये ऐसे बैठी हुई है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो राइट में इसके दो जानवर हैं, देखिएगा यहाँ पर, हाथी और बाघ, और लेफ्ट में गैंडा और भैंसा, और नीचे ये दो जानवर हैं, दो हिरन। तो ये पशुओं से घिरी हुई एक मूर्ति है। दोनों हिरन इसके पैरों के नीचे बैठे हैं, दाहिनी तरफ हाथी और बाघ हैं, बाएं तरफ गैंडा और भैंसा है। इस मूर्ति, इस मोहर की खोज की थी अर्नेस्ट मैके ने, और इस जो यहाँ पर जो ये जिनकी मूर्ति है, जिनकी ये लोग पूजा, ऐसा माना गया सारे लोग इनकी पूजा कर रहे हैं, उनको जो है जॉन मार्शल ने पशुपति कहा है। और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में पशुपति पूजा की भी प्रधानता पाई गई है। तो इसके बारे में ये पूछ सकता है, पशुपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो। दाहिने तरफ कौन से दो जानवर हैं, हाथी और बाघ, बाएं तरफ कौन से दो जानवर हैं, गैंडा और भैंसा। इसके बाद किसने प्राप्त किया, अर्नेस्ट मैके। किसने इसका नाम दिया, पशुपति जॉन मार्शल। इन सब के अलावा इसमें एक पूजा और है, वृषभ पूजा, यानी कि एक सींग वाला बैल, इसको एक सरंगी बैल कहा गया है। एक सींग वाला बैल, ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो पूछ सकता है वृषभ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। वृषभ पूजा भी प्रचलित थी। तो उस समय अगर हम लोग देखें तो बड़ी संख्या में मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त होने से इसमें मातृ देवी की पूजा, पशुपति पूजा, वृषभ पूजा, ये सब प्रचलित थी। इन सब के अलावा कुछ बहुत सिंपल सा है, महान स्नानागार है, उसका महत्व है, सारे लोग वहाँ स्नान करने आते हैं, इसीलिए जल पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर वृक्षों की पूजा की जाती है तो वृक्ष पूजा मिले हुए हैं, पशुओं की प्राप्त है तो पशु पूजा के प्राप्त हैं, नाग पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह देखा जाए जल पूजा, वृक्ष पूजा, यहाँ पर लोथल और कालीबंगा में हम लोगों ने पढ़ा है अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर अग्नि पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर हम लोग देखें तो इन सब के अलावा जल पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग पूजा और अग्नि पूजा, ये सारे साक्ष्य मिलते हैं। परंतु मुख्य रूप से ये तीन, और इन्हीं तीनों से ही यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो सवाल बनाएंगे। हाँ, साथ में इनको डाला जा सकता है, तो आप पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का जो आज हम लोगों ने वीडियो देखा, इसमें हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं देखी। अब हमारा जो अगला वीडियो और सबसे अंत का जो वीडियो होगा, उस वीडियो हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक पक्ष के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के समय में कौन कौन लिपि के बारे में, मोहरों के बारे में, इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे होता है, किन कारणों से होता है, तब जाके हमारे टॉपिक ख़त्म होगा। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से ही इतिहास में इंटरेस्ट आता है। और थोड़ा लंबा लगेगा, लगने दीजिए, पढ़नी ही चीज़ें हमें पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ठीक से पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा और एक नहीं दो बार पढ़िएगा, फिर यूपीएससी के सारे सवाल हल करिएगा। आप देखेंगे कितने आसान सवाल पूछ रहे हैं, आप आसानी से उनका जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद।